मैं हूं सुनील गुलेरिया और अभिनंदन कोचिंग क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मानव प्रेषण तंत्र का जो पार्ट सेकंड है उसका अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं एक बार। मानव परिसंचरण तंत्र, जो पीछे का पार्ट था उसमें हमने आरबीसी तक के बारे में अध्ययन कर लिया था और आज हमारा उसका पार्ट बचा हुआ वो सेकंड है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कार्पल्स संयुक्त कणिकाएं। तो देखते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। पहले सबसे पहले तो ये डब्ल्यूबीसी, इसका पूरा नाम है व्हाइट ब्लड कार्पल्स श्वेत रक्त कणिकाएं। जो डब्ल्यूबीसी होती है ये हमारे शरीर में रोगाणुओं से सुरक्षा करने का कार्य करती है, अर्थात बाहर से आए जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य डब्ल्यूबीसी करती है, अर्थात ये हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र का कार्य करती है। तो सबसे पहले डब्ल्यूबीसी बाहर से आए रोगाणुओं का या फिर रोगाणुओं को विनाश करने का कार्य करती है। इसलिए डब्ल्यूबीसी को वृहद पक्षाणु भी कहते हैं। तो दोस्तों डब्ल्यूबीसी बाहर से आए रोगाणुओं को विनाश करने का कार्य करती है, इसलिए इसको वृहद पक्षाणु भी कहते हैं। अब देखिए जीवन काल की, तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है वो लगभग 6 से 7 दिन होता है। तो जीवन काल देखिए हम 6 से 7 दिन होता है। आगे बात करें तो डब्ल्यूबीसी के अंदर केंद्रक उपस्थित होता है। डब्ल्यूबीसी में केंद्र के उपस्थित होता है। अब हम डब्ल्यूबीसी को 2 भागों में बढ़ेंगे आगे जाके, एक तो कणिका में और एक अकणिका में, ग्रेनुलोसाइट तथा एग्रेनुलोसाइट। उससे पहले एक बार वापस अध्ययन कर लेते हैं। बाहर से आए और रोगाणु को विनाश करने का ये डब्ल्यूबीसी कार्य करती है, इसलिए डब्ल्यूबीसी को वृहद पक्षाणु भी कहते हैं। जीवन काल इसका 6 से 7 दिन होता है। केंद्र इसमें उपस्थित होता है। ये बाहर से जितने रोगाणु आते हैं इनके विनाश करती है, अर्थात हमारे शरीर की सुरक्षा का कार्य करती है, इसलिए इसको सैनिक कोशिकाएं भी कहते हैं। या फिर हमारे शरीर का सैनिक भी कहा जाता है। अब डब्ल्यूबीसी को आगे चल के 2 भागों में बांट दिया गया है, उनका हम अध्ययन करेंगे कौन कौन से 2 भाग हैं। तो देखते हैं आगे जाके। तो दोस्तों डब्ल्यूबीसी के 2 पार्ट है। एक तो है कणिका में ग्रेनुलोसाइट, और एक है हमारा अकणिका में, इसको हम एग्रेनुलोसाइट कहते हैं और इसको हम ग्रेनुलोसाइट कहते हैं। तो डब्ल्यूबीसी के 2 पार्ट कणिका में और अकणिका में। कणिका में जो भाग है इसको हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। देखते हैं कौन कौन से 3 भाग है इसके। तो सबसे पहले आता है हमारा, वो आता है बेसोफिल, उसके बाद में आता है हमारा न्यूट्रोफिल, और थर्ड पे आता है दोस्तों हमारा इयोसिनोफिल।
जो कणिका में यानी ग्रेनुलोसाइट है डब्ल्यूबीसी का पार्ट, उसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। प्रथम है हमारा बेसोफिल, द्वितीय हमारा न्यूट्रोफिल और थर्ड पे आता हमारा इओसिनोफिल। इसके अंदर देखें तो सबसे अधिक किसकी मात्रा होती है, तो न्यूट्रोफिल की, कितनी 60 से 65% तक। उसके बाद में 2 नंबर पे देखें तो इओसिनोफिल की कितनी 10 से 12%। उसके बाद देखें तो सबसे कम किसकी मात्रा होती है, बेसोफिल की, 0 से 1% तक। ये तीनों है। तो बेसोफिल की सबसे कम होती है और न्यूट्रोफिल की संख्या सबसे अधिक होती है और इओसिनोफिल की संख्या सेकंड नंबर पे आती है। इन तीनों का अलग अलग कार्य है। जो बेसोफिल है ये हमारे शरीर में एलर्जी से संबंधित डिपार्टमेंट को संभालती है, यानी हमारे शरीर में अगर एलर्जी होती है तो उस समय बेसोफिल की संख्या बढ़ जाती है। उसके बाद में इओसिनोफिल है, ये हमारे शरीर में संक्रमण को रोकने का कार्य करती है, संक्रमण को रोकने का कार्य। और जो न्यूट्रोफिल है ये भक्षण का कार्य करती है, ये भक्षण का कार्य करती है। तो दोस्तों जो न्यूट्रोफिल जिसकी संख्या 60 से 65% है ये भक्षण का कार्य करती है। इओसिनोफिल है जिसकी संख्या 10 से 12% है, ये हमारे शरीर में संक्रमण को रोकने का कार्य करती है। रही बात बेसोफिल की, तो ये एलर्जी का कार्य करती है। अगर हमारे शरीर में मान लो एलर्जी हो रही है और किससे हो रही है, निर्जीव से, तब तो किसकी संख्या बढ़ेगी सदैव, बेसोफिल की। अगर हमारे शरीर में एलर्जी निर्जीव से हो रही है तो संख्या किसकी बढ़ेगी, इसको रोकने के लिए बेसोफिल की। अगर हमारे शरीर में कभी भी परजीवी से एलर्जी हो रही है, किससे, परजीवी से, तो संख्या किसकी बढ़ेगी, इओसिनोफिल की। ध्यान रखना परजीवी से अगर हमारे शरीर में संक्रमण हो रहा है यानी एलर्जी हो रही है तो परजीवी की संख्या सदैव बढ़ जाती है। अगर निर्जीव से हो रही है एलर्जी तो हमारे शरीर में बेसोफिल की संख्या बढ़ जाती है। अगर ऊतकों के अंदर एलर्जी होती है तो मास्ट कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। ध्यान रखना ऊतकों में अगर एलर्जी हो रही है तो हमारे शरीर में मास्ट कोशिकाएं होती है, उन मास्ट कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। अगर हमारे शरीर में ऊतकों में एलर्जी हो रही है तो उस समय मास्ट कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। अगर हमारे शरीर में परजीवी से एलर्जी हो रही है तो इओसिनोफिल की संख्या बढ़ जाती है। अगर हमारे शरीर में कोई निर्जीव पदार्थ बाहर से आके एलर्जी हो रही है तो बेसोफिल अपनी संख्या को बढ़ा लेता है। तो ये तो था हमारा कणिका में ग्रेनुलोसाइट जिसके 3 पार्ट है। पहला था बेसोफिल जिसकी संख्या थी 0 से 1% जिसका कार्य होता है एलर्जी में प्रयुक्त होती है, एलर्जी के दौरान ये अपनी संख्या को बढ़ा लेती है। उसके बाद में न्यूट्रोफिल आती है जो 60 से 65% ये बाहर से आने वाले रोगाणु के भक्षण का कार्य करती है जिसकी सबसे अधिक संख्या होती है। उसके बाद में इओसिनोफिल आता है जिसकी मात्रा होती है 10 से 12% और इसका कार्य संक्रमण को रोकना। अगर परजीवी से एलर्जी हो रही है तो इओसिनोफिल की संख्या बढ़ जाएगी। अगर किसी निर्जीव से एलर्जी हो रही है तो बेसोफिल की मात्रा या संख्या बढ़ जाती है। अगर हमारे ऊतकों में एलर्जी हो रही है तो मांस कोशिकाओं की संख्या के मान में वृद्धि हो जाती है। तो ये तो था हमारा डब्ल्यूबीसी का पार्ट पहला कणिका में। अब इसका जो सेकंड पार्ट है ए कणिका में ए ग्रेनुलोसाइट, इसको हम पढ़ते हैं। इसके भी 2 पार्ट है, देखते हैं कौन कौन से है। ये जो हमारा सेकंड पार्ट है ए कणिका में या फिर ए ग्रेनुलोसाइट, इसके 2 पार्ट है। एक तो इसका पहला पार्ट मोनोसाइट, इसका जो द्वितीय पार्ट है वो है लिम्फोसाइट। मोनोसाइट तथा लिम्फोसाइट, ध्यान रखना मोनोसाइट तथा लिम्फोसाइट दोनों मिलकर शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र का
प्रतिरक्षा तंत्र का विकास करती है, विकास करती है। तो ध्यान रखना, मोनोसाइट तथा लिम्फोसाइट दोनों मिलकर शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र का विकास करती है। अब रही बात लिम्फोसाइट की, तो लिम्फोसाइट के दो भाग है। लिम्फोसाइट के दो भाग है, एक टी लिम्फोसाइट और एक बी लिम्फोसाइट। तो ये तो सहायक का कार्य करती है और ये भक्षण का कार्य करती है। ध्यान रखना, लिम्फोसाइट के दो पार्ट है, एक तो टी और एक बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट है वो सहायक का कार्य करती है, बी लिम्फोसाइट है वो भक्षण का कार्य करती है। फिर टी लिम्फोसाइट को दो भागों में बांट दिया गया है, एक तो T4 और T8। तो ध्यान रखना, जो T4 लिम्फोसाइट है इसकी जो मान में कमी कब आ जाती है, जब हमारे शरीर में कौन सा रोग हो जाता है, एड्स रोग के दौरान T4 की संख्या घट जाती है। ध्यान रखना, एड्स रोग के दौरान T4 की संख्या के मान में कमी आ जाती है। तो T4 की जो संख्या के मान में कब कमी आएगी, जब हमारे शरीर में एड्स रोग हो जाता है। तो WBC का जो सेकंड पार्ट था, एक ग्रेनुलोसाइट, उसके दो भाग थे, एक तो मोनोसाइट था और एक लिम्फोसाइट था। मोनोसाइट तथा लिम्फोसाइट दोनों मिलकर हमारे शरीर के जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसका विकास करते हैं। फिर उसके बाद में देखते हैं तो लिम्फोसाइट के दो पार्ट होते हैं, टी तथा बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट जो सहायक होती है, बी लिम्फोसाइट होती है वो भक्षण प्रवृत्ति की होती है। टी लिम्फोसाइट के दो पार्ट है, T4 तथा T8। T4 है जो एड्स रोग के दौरान इसकी संख्या के मान में कमी आ जाती है, और ये हमारा WBC का सेकंड पार्ट था अकणिका में। उसके बाद में देखते हैं तो WBC और RBC का कभी कभी अनुपात पूछा जाता है। ध्यान रखना, RBC और WBC का जो अनुपात होता है वो 600:1 होता है, ये भी ध्यान रखना। अब देखते हैं कि WBC के मान में कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो अगर WBC के मान में सामान्य कमी है तब तो होती है एलर्जी। अगर WBC के मान में सामान्य कमी है, सामान्य कमी, तब तो है एलर्जी। WBC संख्या कितनी होती है, तो 6000 से लगभग 8000 होती है, 6000 से 8000। ध्यान रखना, WBC की संख्या 6000 से 8000 होती है, लेकिन एलर्जी कब होती है, जब इनकी संख्या के मान में कमी नहीं, वृद्धि हो जाती है, सॉरी सामान्य वृद्धि। WBC की संख्या में मान में अगर लगभग 11000 हो जाए संख्या, कितनी, लगभग 11000, तो हमारे शरीर में एलर्जी हो जाती है। और भी अगर अधिक वृद्धि होती है WBC के मान में, तो हमारे शरीर में एक रोग हो जाता है जिसका नाम है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया। ध्यान रखना, WBC के मान में अगर सामान्य वृद्धि हो रही है तो हमारे शरीर में एलर्जी उत्पन्न हो जाएगी, और लगभग 11000 के मान पे एलर्जी दिखाई देती है। उसके बाद भी अगर WBC के मान में निरंतर वृद्धि हो रही है तो हमारे शरीर में रोग हो जाता है ल्यूकेमिया, जिसे हम ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं। ब्लड कैंसर के दौरान जो हमारे WBC का मान है वो लगभग 1 लाख के समथिंग हो जाता है। WBC की संख्या अगर 1 लाख के समथिंग होगी और कोशिकाएं निरंतर वृद्धि कर रही है, विभाजन हो रहा है, इसका मतलब हमारे शरीर में जो ब्लड कैंसर है या ल्यूकेमिया रोग है वो हो गया है। अगर सामान्य 10 या 11000 की वृद्धि होती है तो इसका मतलब हमारे शरीर में एलर्जी होगी। अगर इससे भी ज्यादा होती है तो ये चिंता का विषय, इसका मतलब आपकी टिकट फाइनल हो गई। तो ये हमारा WBC का पार्ट था। अब आगे देखते हैं हम जो इसका मानव परिसंचरण तंत्र का थर्ड पार्ट था हमारा प्लेटलेट्स, डिंबाणु, उसके बारे में। अब हमारा जो थर्ड पार्ट है वो है प्लेटलेट्स या डिंबाणु। डिंबाणु, थ्रोम्बोसाइट, ये सारे इसी के नाम, अन्य नाम है वो है ल्यूकोसाइट। तो
प्लेटलेट्स को एक अन्य नाम यानी ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। उसके आगे देखते हैं कि प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है। तो प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है वो लगभग 1.5 लाख से 3.5 लाख प्रति घन होती है। जो ल्यूकोसाइट की संख्या है वो लगभग 1.5 लाख से 3.5 लाख प्रति घन होती है। उसके बाद में देखिए प्लेटलेट्स का जो कार्य है, मुख्य कार्य है इसका रक्त का थक्का जमाना, रक्त का थक्का जमाना। प्लेटलेट्स का जो मुख्य कार्य है वो रक्त का थक्का जमाना। अब प्लेटलेट्स पे एक मच्छर है जो मादा है एडिस के नाम से जाना जाता है, वो आक्रमण करता है तो इसकी संख्या के मान में कमी आती है और हमारे शरीर में डेंगू रोग हो जाता है। तो प्लेटलेट्स की संख्या में कमी से डेंगू रोग हो जाता है। और इसके लिए जो उत्तरदायी मच्छर है उसका नाम है एडिस मच्छर। एडिस मादा मच्छर है, ध्यान रखना है। तो ये जो एडिस मच्छर है ये हमारे प्लेटलेट्स की संख्या पे आक्रमण करता है और इसकी संख्या के मान में कमी आ जाती है और हमारे शरीर में कौन सा रोग हो जाता है, डेंगू रोग हो जाता है। इसके जो डेंगू रोग के जो घरेलू उपचार है वो इस प्रकार है। घरेलू उपचार देखना इसके, डेंगू रोग हो जाए तो इसके घरेलू उपचार है एक तो बकरी का दूध, उसके बाद में भेड़ का दूध, ऊंट का दूध, ये इसके घरेलू उपचार है। अगर डेंगू रोग हो जाए तो उसमें बकरी का दूध, भेड़ का दूध या फिर ऊंट का दूध, ये इसके लिए सबसे अधिक कारगर दवाई के रूप में मानी जाती है। उसके बाद में देखते हैं हम कुछ प्लेटलेट से संबंधित पार्ट। एक जो हमारे शरीर में ब्लड है उसको स्कंदन करने वाले कुछ कारकों का नाम देखते हैं। तो देखते हैं पहले रक्त स्कंदक कारक, यानी जो रक्त का थक्का जमाने वाले। एक तो होता है फाइब्रिनोजन और एक होगी प्लेटलेट्स, एक थ्रोम्बिन, एक होती है प्रोथ्रोम्बिन। तो ये रक्त का थक्का जमाने वाले स्कंदक कारक है। उसके बाद में देखते हैं प्रति स्कंदक कारक जो रक्त का थक्का नहीं जमाते, प्रति स्कंदक कारक। इसके अंदर दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक के अंदर देखें तो जो हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है जो रक्त का थक्का नहीं जमने देता वो है हिपेरिन। हिपेरिन जो ब्लड का थक्का नहीं जमने देते वो दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक के अंदर देखें तो हिपेरिन आता है, अगर कृत्रिम के अंदर देखें तो एक नाम आता है हिलुडिन। ये भी प्रति रक्त स्कंदक के रूप में काम में लिया जाता है। तो रक्त का थक्का जमाने वाले फाइब्रिनोजन, प्लेटलेट्स, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। उसके बाद में रक्त का थक्का नहीं जमाने वाले प्राकृतिक जो हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है जो ब्लड को क्लोटिंग यानी थक्का जमने से रोकता है तो वो तो है हिपेरिन। और कृत्रिम के अंदर देखिए तो हिलुडिन नाम का पाया जाता है। तो ये जो मानव परिसंचरण तंत्र का हमारा पार्ट था सेकंड ब्लड वाला, उसके अंदर हमने अध्ययन कर लिया। अब कल हम जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी इसके अंदर ब्लड ग्रुप और ब्लड से संबंधित जितने भी प्रकार के टाइप है उन सब का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप अभिनंदन। कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक देखिए, शेयर करिए और आप सभी का धन्यवाद।